नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता इंद्रमान सिंह का बयान, बोली सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए हुआ कुर्बान, बीजेपी नहीं समझ सकती महिलाओं का संघर्ष। जंगलों की आग में दहकी सियासत की ज्वाला, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने लगाए सरकार पर आरोप, बोले आपदा प्रबंधन हुआ पूरी तरह से फेल। विकासनगर में चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार दिखा संदिग्ध, पुलिस ने के साथ मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तरकाशी में पुलिस जवानों ने किया योगाभ्यास, पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर चला कार्यक्रम, बोले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और व्यायाम बेहद जरूरी। देहरादून में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान 3 ड्रग तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, ट्रक में से हाई प्रोफाइल ड्रग LSD के 2058 ब्लॉट्स और 6 ग्राम हेरोइन की बरामद। मसूरी में नियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। हल्द्वानी में धरने पर बैठे लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र बिना सिलेबस पूरा कराए परीक्षा करने को लेकर नाराज, आत्मदाह की दी धमकी। रामनगर में भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल की समस्या, प्रशासन और जल संस्थान की टीम ने वाहन वॉशिंग सेंटरों पर मारा छापा, कार और बाइक वॉशिंग पर लगाई रोक। बाजपुर की कोसी नदी में खनन को लेकर हुई फायरिंग का मामला, घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से तमंचा किया बरामद। लाल कुआं में आवारा जानवर ने ली युवक की जान, प्रशासन के निर्देश पर आवारा पशुओं को पकड़ने का काम शुरू, पशुओं के स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नैनीताल से सामने। नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वनाग्नि के लिहाज से राहत भरी खबर सामने आई है। वनाग्नि के लिहाज से यह राहत भरी खबर, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। हल्द्वानी नैनीताल के इलाकों में बारिश का अलर्ट है, वहीं कई जगह बारिश से जंगल की आग बुझ भी गई है। भीषण गर्मी से भी लोगों को इस दौरान निजात मिलती नजर आई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नैनीताल से वनाग्नि के लिहाज से यह राहत भरी खबर सामने आई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी बीच वनाग्नि के लिहाज से राहत भरी खबर सामने आई है। कई जगह बारिश के चलते वनाग्नि शांत भी हुई है, वहीं वनाग्नि के लिहाज से यह राहत भरी खबर सामने है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। बीते दिनों जंगलों में लगातार आग लगने के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ये राहत की खबर सामने है कि कई जगह बारिश से जंगल की आग बुझ गई है। वहीं भीषण गर्मी से भी लोगों को इस दौरान निजात मिलती नजर आ रही है। वनाग्नि के लिहाज से ये बड़ी और राहत भरी खबर सामने है। प्रदेश में वन विभाग के लिए जंगलों की आग एक बड़ी चुनौती बन गई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से अब शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया जा चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए हैं। बता दें कि कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है। वहीं मामलों में कुल 29 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 176 केस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसीलिए सरकार की स्तर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटनास्थल पर स्वयं जाएंगे, और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के स्तर का कर्मचारी हो। जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के जंगलों में लगी आग विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, पर बावजूद इसके जंगलों में आग धधक रही है। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार वनाग्नि की घटनाएं काफी घटित हो चुकी हैं, जिस पर प्रशासन की ओर से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया।
राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी है। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री इंदु मान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दे दिया था। सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। सच्चाई यही है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है आज के दिन में। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि वो सोना और मंगलसूत्र की बात आज माइक से कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय चुनाव बहुत बड़ा हो रहा है। सोने की यदि बात करें तो मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। बाबा केदार पर 231 किलो सोना जो चढ़ाया गया था, उसको सरकार गायब कर देती है, कोई जांच उस पर नहीं होती है। रही मंगलसूत्र की बात लाना, जो पवित्र महिलाओं के लिए माना जाता है, वो तो उनको बिल्कुल सूट ही नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, वो मंगलसूत्र का नाम प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद है और चिंताजनक है देश के लिए। और देश इस बात को देख रहा है और समझ रहा है और चुनाव में बता देने वाला है इनको इसका जवाब। कांग्रेस पार्टी बलिदान के लिए जानी जाती है। इंदिरा गांधी जी हमारी आती हैं, तो उन्होंने भी अपना सोना देश के लिए अर्पित किया और अपना त्याग देश के लिए किया। उसके बाद राजीव गांधी जी का भी त्याग हो जाता है। हमारी पार्टी त्याग के लिए जानी जाती है, ना कि सोने पे निगाह रखने के लिए। अगर सोने पे निगाह होती तो 2014 में उसका रेट केवल 28,000 नहीं होता, जो आज 24 में 75,000 तक पहुंच चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल कांग्रेस ने रुड़की डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी सरकार में 18 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते आज उपभोक्ता भारी परेशानी का सामना कर रहा है। ये जो इन्होंने पिछले 18 महीने में 4 बार दरें बढ़ाई, ये नियम विरुद्ध, ये उत्तराखंड के जनमानस के खिलाफ है। उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन राज्य है, जहां विद्युत उत्पादन कीमत मात्र ₹1.31 प्रति यूनिट है। इन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली ₹1 प्रति यूनिट तक बढ़ाई और जो उद्योगपति हैं उनका एक काना पैसा नहीं बढ़ा। पहले ही जो घरेलू उपभोक्ता 400 यूनिट से ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर ₹7 प्रति यूनिट है और जो उद्योगपति है उस पर ₹4। पीक आवर्स में उन पर ₹4.40 है। तो ये जो सरकार है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के तमाम निवासियों को जो भारत का हित चाहते हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और अगर ये गलती से आ गई तो 5 जून में सबसे पहले ये 2 चीजों पे जो है रेट बढ़ाएगी, पेट्रोल पे, घरेलू गैस पे, और एक बार फिर बिजली महंगी होगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिजली के बढ़ाए गए दामों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाकर जनता की ऊर्जा निकालने का काम किया है। हरीश रावत ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव में हुआ कम मतदान प्रतिशत दिखाता है कि तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को जाने वाला वोटर नाराज हुआ है। जनता की ऊर्जा निकाल रहे बाकी ऊर्जा देने का काम तो कर नहीं रहे हैं, जनता की ऊर्जा निकाल रहे हैं। अब ये जो लगभग 7% की वृद्धि है, ये 7% की वृद्धि नहीं है, इसमें बेसिक चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं।
तो कोई भी उपभोक्ता, साधारण से साधारण उपभोक्ता पर भी 70 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का टैक्स जो मिनिमम भी यूज कर रहा है उसकी जेब से कटेगा, निकलेगा। तो ये तो इन्होंने ये वोट के बाद राज्य के लोगों को दंडित कर दिया कि तुमने वोट डाला है करके। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक लोकप्रियता की सीमा से जो ऊपर थे, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हमको 400 के पार पहुंचाओ करके। तुम 400 पार क्यों मांग रहे हो? इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप एकाधिकारवाद चाहते हैं, आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है संविधान को समाप्त करें, और आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हो क्योंकि कुछ संगठन जो आपके मॉनिटर हैं वो कभी भी जो है आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं ये 400 पार के नारा देने वालों को अब तड़ी पार करो। ये लोगों की निराशा को, जो भाजपा को भावना में वोट चला गया था, जो वोट तथाकथित राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि आदि के नाम पर चला गया था, वो वोटर निराश हुआ है। उसको लगा है नहीं, छल है, ये तो खाली बहाना है और उसके आड़ में ये हमको ठग रहे हैं। तो ये जो 8-10% वोट कम पड़ा है, ये वो मतदाता है जिसने ये समझा है कि भाजपा ने 10 साल हमको ठगा है, अब इनकी ठगी में नहीं आना। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद नगर निकायों के चुनावों की तैयारियां की जा रही हैं। निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने के साथ ही वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं इसको लेकर चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सहित तमाम नेता जिलाधिकारी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर अनियमितता है, और उस अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में तमाम पार्षदगण और मैं आज डीएम साहब से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि जो अनियमितताएं हुई है उसको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने का काम करें, ताकि जो नगर निगम का चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। नहीं, डीएम ने हमें आश्वस्त किया इस बात के लिए कि जहां जहां मतदाता सूची में गड़बड़ है आप हमें बताइए, हम उन्हें दुरुस्त करने का काम करेंगे। माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए थे और जिन वार्डों के अंदर दिक्कतें आई हैं, जहाँ पे पिछली बार जो नगर निगम चुनाव है उनके नाम गायब है, कहीं जो कैंडिडेट है उनके नामों को जो परिवर्तन किया गया, तो सबको लेके जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि मैं सबको ठीक करूँ। मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन किया गया। इसका काम मसूरी की विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभाग से हल कराना है। वहीं संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मसूरी में विभिन्न प्रकार की समस्या है, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग इन समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। आज हम यहाँ इस आशय से बैठे हैं कि मसूरी की बहुत सारी जन समस्याएं हैं और यहाँ पर तरह तरह के राजनीतिक संगठन है, और इस वजह से हम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक संगठन, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी सरकार का विरोध इसलिए दुनिया भर की समस्या है, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे रोजगारी का मुद्दा हो, या कोई एमडीडी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, या शासन प्रशासन कुछ भी हो, इसी वजह से वो विरोध ही नहीं कर पा रहा है कि भाई हमारी सरकार, हम कुछ बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, मतलब प्रेशर में आदमी रहता है। तो हम सभी लोगों ने एक विचार करके एक ऐसा संगठन हम लोगों ने आज बनाया है कि ताकि पॉलिटिकल सिस्टम से हटके गैर राजनीतिक संगठन हमने ये बनाया है। और आज ये जो उत्तराखंड संघर्ष समिति जो हमारी बनी है, और मसूरी की एक मसूरी संघर्ष समिति में हमने आज एक अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सिंह जी बने हैं, तन्वीर भाई बने हैं, जो पूरा संगठन है एक यहाँ का नियुक्त किया गया, और वो इस आशय से कार्य करेगा कि बिना किसी प्रेशर के हम लोग क्या है कि सभी अलग अलग पार्टियों से, लेकिन ये जो संगठन हमने बनाया मसूरी संघर्ष समिति या उत्तराखंड संघर्ष समिति, ये जो भी अनियमितताएं यहाँ मसूरी शहर में होगी, चाहे एमडीडी का कोई मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का, या सरकारी हो गैर सरकारी हो, बिल्कुल जमकर विरोध करेंगे और उस काम को करने में बिल्कुल अग्रणी रहेंगे।
एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एसओजी देहरादून और एसटीएफ मेरठ की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल संयुक्त टीम ने रायपुर देहरादून क्षेत्र में स्थित परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के अलावा कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इंस्टीट्यूट है, वहाँ का स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के डिस्गाइज में वो अन्य छात्रों को भ्रमित करके या कहेंगे तो उनको ल्योर करके इस तरह के नेटवर्क को बढ़ा रहा था। 2 जो लोग पकड़े गए वो भी कहीं ना कहीं छात्र बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यह यूथ का जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है या कहेंगे किस तरह की पार्टीज में ट्रेंड शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचा और उसके कारण ये अभी डेवलप हो रहा था। लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस ने प्राइमरी स्टेज में इस गैंग को डेवलप होने से और फैलने से पहले ही इसको पकड़ा। साथ ही साथ जो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि राजपुर में भी जो गैंग पकड़ा गया था, इसमें युगांडा की महिला पकड़ी गई थी, वो उसी नेटवर्क के एक पार्ट में था जो देहरादून में आकर इस तरह के नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे थे। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य कारणों में से एक ब्लैक स्पॉट्स के आंकड़ों को नियंत्रित करने को लेकर परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 165 ब्लैक स्पॉट्स पहचान में आए थे, जिनमें से 129 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक कर दिया गया है। हमारे अब तक जो पिछले 6 साल में 165 ब्लैक स्पॉट बने हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स में से 129 ब्लैक स्पॉट हमने सही कर दिए हैं। हमने मतलब पीडब्ल्यूडी और जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उसमें हम लोग भी निरीक्षण करते हैं और जहाँ जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबकी भूमिका है इसमें, उनको रेक्टिफाई करने में। 36 ब्लैक स्पॉट बचे हुए हैं जिन पर जो विभिन्न स्टेजेस में है। ब्लैक स्पॉट को सही करने में भी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म सुधार किए जाते हैं, जैसे किसी सड़क में 4 लेनिंग का काम होना है, NH है, ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, तो वो उसका लॉन्ग टर्म रिफॉर्म तभी होता है जब 4 लेनिंग हो चुकती है, डिवाइडर के साथ सड़क बन जाती है, 4 लेनिंग हो जाती है, कट्स बंद हो जाते हैं। और दूसरा शॉर्ट टर्म होता है, जैसे कि कोई बोर्ड लगाना है, कोई नोटिफिकेशन का बोर्ड लगाना है, या कहीं पे स्पीड कॉमिंग मेजर्स लेना है, स्ट्रिप रंबल स्ट्रिप बना दी गई, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। कहीं कोई सड़क पे मार्किंग्स बनानी होती हैं, कहीं कोई लाइट्स लगानी है, इस तरह की जो चीजें शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म मेजर्स तो 2-3 महीने के अंदर लेके उनको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कुछ कम हो जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब लुप्त होने की कगार पर है। दरअसल वो एम्बुलेंस जिसे गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल योजना के तहत चलाया गया था, वो अब सरकारी अस्पताल के कोनों में कहीं जर्जर हालत में दिखाई देती है। वहीं इसको लेकर सियासी पारा भी गरमाने लगा है। एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर अपना बचाव करती नजर आई। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था जो ये एम्बुलेंसेस की है बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने पता भी किया तो मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंसेस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ, और ड्राइवर एक ही है और पूरी व्यवस्था, उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था विहीन हो चुका है, सारी व्यवस्था। और खुद देखिए, बोल नहीं सकते, लेकिन सारे अधिकारी भी, मुझे ऐसा एहसास होता है बात करने पर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय पाते हैं। और इसीलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रसव के लिए महिला जा रही थी और रास्ते में या टेम्पो पे या अस्पताल की गेट पे प्रसव हो जाता है। बड़े दुख की और शर्म की ये बात है, चिंता की, कि सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो तो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। पक्ष का काम है कुछ ना कुछ बातों को बतंगड़ बनाना।
सरकार ने, प्रदेश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई। उसमें से एक है खुशियों की सवारी। खुशियों की सवारी को अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सही हालत में वो नहीं है, आप जाके देखिएगा कितनी अच्छे से वो चल रही हैं सवारी। चिकित्सा के क्षेत्र में धामी सरकार ने कितने अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। यह आप पहाड़ों के एरिया में जाके देखिए, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस चला दी है, ठीक, और कितनी कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या विपक्ष को दिखता नहीं है? मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि और जो भी जर्जर हालत में भी अगर है तो सुधार किया जा रहा है उसमें, और सुधार करके फिर आप देखिएगा खुशियों की लहर ऐसे ही दौड़ेगी। खुशियों की सवारी हमने पीपीपी मोड में दी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो खराब है, क्योंकि हमने 108 जो चला रहा है उसी को खुशियों की सवारी दी है। तो व्यवस्था बनाने का उसका वो है, हम वो पीपीपी हमारा पार्टनर है, हम उससे पूछेंगे और व्यवस्था सुधारने के लिए कहेंगे। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत नालियां क्षतिग्रस्त हालत में हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में कठोर कदम उठाए जाएं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।